चलो, लास्ट टॉपिक फॉर स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंट है, हाँ, सही में, हाँ, ऐसे भी कुछ होता है, हाँ। आज तक जितना भी कॉस्टिंग पढ़ा, जितना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा आपने, उसमें मटेरियल पढ़ा, लेबर पढ़ा, ओवरहेड पढ़ा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, प्राइसिंग पढ़ा, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा, कहीं पे भी एनवायरमेंट की बात ही नहीं की। बड़े मशीन लाने की बात की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात की, एनवायरमेंट की बात ही नहीं की। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, कॉस्ट रिड्यूस करने की, वॉल्यूम बढ़ाने की बात की, एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं की। एनवायरमेंट रूठ गया। एनवायरमेंट ने बोला तुम लोग मेरे अंदर रह के मेरे बारे में सोच नहीं रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, और तब ऑर्गेनाइजेशंस जागे। उन लोगों ने सोचा यार एनवायरमेंट का कुछ करना पड़ेगा। क्यों? लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है सर। कस्टमर लोग अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो हम नहीं लेंगे। सर सोसाइटी बोल रही है पब्लिक इमेज हैम्पर हो रही है, क्यों हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखते। सर एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहे हैं, उसका हम कुछ सोच ही नहीं रहे। वो जब होता है तब लॉस हो जाता है, लेकिन उसको, उसकी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को हम कभी सोचते ही नहीं है। सर हम वाटर, फ्यूल, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, लेकिन जैसे मन हो वैसे यूज करते हैं सर। उसका इम्प्रूव्ड यूज नहीं करते, उससे कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश नहीं करते। ये सब ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सोच ही नहीं रहे। हमको लगता है हम ही एक पीढ़ी है, हमारे आगे की कोई जनरेशन ही नहीं है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लास्ट 15-20 सालों में ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये सारे प्रेशर्स आना स्टार्ट हुए। क्या? लीगल, रेगुलेटरी, कस्टमर, एनवायरमेंटल डिजास्टर हुए, नेचुरल रिसोर्सेज से वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने सोचा यार मैं जब डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ किसी भी चीज में, तब मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन? क्या चाहिए? एनवायरमेंट के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मेरी एक्टिविटीज से एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेशन। मतलब मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे मुझ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? डिसीजन मेकिंग करने के लिए। क्यों? मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है, मुझे एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं सर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को कंसिडर करना, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। वाई में जो हमने अभी डिस्कस कर लिया बातों बातों में। हाउ एनवायरमेंटल कंसर्न इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस पे आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड अदर क्लासिफिकेशन, ये पूरा आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट है। और अकाउंटिंग ईएमए टेक्निक से हम क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल कॉस्ट, राइट। तो why EMA? Organizations realized that environmental awareness and management is critical for long-term survival and growth of the business। मतलब ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, ये मैं अपनी इमेज बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। क्यों? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जो लोग एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं उनके बिजनेस में इंपैक्ट आ रहा है सर, करना पड़ेगा। दूसरे प्रेशर्स भी है, ये सारे जो हमने डिस्कस किए अभी। कौन सा? रेगुलेटरी है, कस्टमर का है, गुड पब्लिक इमेज का है, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, फ्यूचर जनरेशंस को मैं क्या दूंगा? नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे क्या कंसेप्ट आया? ईएमए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है किसकी? मेरे काम से, मेरी एक्टिविटीज से जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, और एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे मुझ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। दिस इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है? दिस इन्वॉल्व्स, ईएमए इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एस्टिमेटेड cost of environmental related activities, identifying and estimating cost of environmental related activities, identifying and separately monitoring usage of resources such as water, electricity, fuel। जो resources scarce है उसको आइडेंटिफाई करो एंड उसको अच्छे से मॉनिटर करो कि इसका हम ज्यादा यूज तो नहीं कर रहे। ensuring environmental consideration is a part of capital investment decisions। दो मशीन है फॉर एग्जांपल, एक मशीन है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को हार्म करती है, और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीन है। वो मशीन कॉस्टली है फिर भी मैं उसमें जाऊंगा। क्यों? आई एम इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस इन माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, असेसिंग द लाइवलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क।
बाहर जो हो रहा है उससे मेरे अंदर क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स एज अ पार्ट ऑफ रूटीन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल मैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ये मॉनिटर करता हूँ कि भाई कॉस्ट कितना इनकर हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, तो मैं ये भी देखूंगा कि कार्बन एमिशन कितना हुआ है, कितने कंटेमिनेंट्स को मैंने वाटर में डिस्चार्ज किया है। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड बेंचमार्किंग एक्टिविटीज अगेंस्ट एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, गवर्नमेंट ने बुलाया, तो उसके हिसाब से आई विल बेंचमार्क एंड इवेल्युएट कि मैं वो चीजें कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ईएमए क्यों है, देख लिया। ईएमए क्या है, देख लिया। ईएमए क्यों है, दिस इज वाई, दिस इज व्हाट, एंड ईएमए में क्या क्या होता है, दिस इज दिस पार्ट। ठीक है, तो ईएमए का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड लिया। दिस टॉपिक क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। हाउ एनवायरमेंटल कंसर्न इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसको बस प्रॉफिट कमाना है और आड़े धड़ प्रोडक्शन करना है। तो मैं आया, मैं उसको बोला कि भाई सुन, तू अगर एनवायरमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा ना, तो तुझे क्या क्या फायदे होंगे तुझे पता है। नंबर वन, शॉर्ट टर्म सेविंग्स होगा। क्यों, वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा, एनर्जी एफिशिएंसी आएगी। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई सुन, तू एनवायरमेंट पे ध्यान देना स्टार्ट कर, तेरे लिए ये बेनिफिट है। क्या, शॉर्ट टर्म सेविंग्स होगा, तेरा वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा, तेरा एनर्जी बचेगा। Companies with poor environmental performance may face increased cost of capital because investors and lenders demand more. तू तूने इक्विटी से पैसा उठाया, तूने डेट से पैसा उठाया, अब वो इक्विटी शेयर होल्डर्स और तेरे जो लेंडर्स है वो लोग तुझसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। क्यों भाई, तू एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहा, कल को उठ के तेरे पे ऊपर हेवी पेनल्टीज आ गई या तेरा प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो तेरे इन्वेस्टर्स पे रिस्क है, तो उसका रिस्क प्रीमियम चार्ज करेंगे। मैं उसको समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल टैक्सेस, अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी है जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि मैं डीजल के जो व्हीकल्स है उस पर इतना टैक्स लगाऊंगा, इतना टैक्स लगाऊंगा कि वो तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, टैक्सेस है। तो वो सपोज वो जो कंपनी है जो एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखती, वो ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो मैं उसको बोलूंगा ना कि तू भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर। क्यों, डीजल व्हीकल्स पे तो टैक्स आने वाला है। प्रेशर ग्रुप कैंपेन्स, हमारी मांगे पूरी करो वाले लोग भी आ जाएंगे तुझे परेशान करने, अगर तू एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेगा। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में कॉज सनसेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सनराइज रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल टाटा है, अगर टाटा तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल टाटा एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखती, तो इलॉन मस्क आ जाएगा टेस्ला लेके। क्यों, टेस्ला कार्स आर इलेक्ट्रॉनिक, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो सनराइज हो जाएगा टेस्ला का और सनसेट हो जाएगा टाटा का, जो कभी नहीं होगा। ठीक है, cost of processing input which becomes waste is equivalent to 5 to 10% of some organizations revenue। तो सोच, तू जो वेस्ट को प्रोसेस करता है ना, वो 5 to 10% ऑफ योर रेवेन्यू, उतनी कॉस्ट खा जाता है। तो क्या मजा आ रहा है तुझे, वेस्ट मिनिमाइजेशन कर, है ना। मैं उसको समझा रहा हूँ। phasing out of CFC has led to markets for alternative products। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने फ्रिज में, एसी में वगैरह में यूज होता था, अब वो यूज नहीं होता, तो उसके प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। क्यों, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो जो पर्सन, जो एंटिटी एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रही, मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई ये सारे बेनिफिट्स है। हाउ एनवायरमेंटल कंसर्न विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन दीज वेज, और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मैं तुझे समझाता हूँ। मैं उसको समझा रहा हूँ स्पेसिफिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तेरा रेवेन्यू इंप्रूव होगा। क्यों भाई, तेरा सेल्स इंक्रीज होगा, तू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएगा तो तेरा सेल्स इंक्रीज होगा। क्यों, वो प्रोडक्ट सस्टेनेबल भी होंगे और कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स को प्रेफर भी करेंगे, तो उस पर प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकता है। क्यों, ऐसा बोल के कि यार ये फोन मेरा जो है इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो इसके तू ज्यादा पैसे उससे चार्ज कर पाएगा, तेरा रेप्यूटेशन बढ़ेगा, जिससे तेरा सेल्स और बढ़ेगा। ठीक है, अगर तूने ये सब नहीं किया तो तेरा सेल्स कम हो जाएगा। पुअर मैनेजमेंट विल लीड टू लॉसेस। क्यों, सेल्स कम होगा तो लॉस हो जाएगा। ऑल बिजनेसेस विल बी एक्सपेक्ट टू मीट अ मिनिमम स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। तो तेरा रेवेन्यू कैसे इंप्रूव होगा, अगर तू एनवायरमेंट का ध्यान रखेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रीमियम चार्ज कर पाएगा, तेरा रेप्यूटेशन बढ़ेगा जिससे तेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, तेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा। क्यों, वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा, तू मटेरियल्स को क्या करेगा, एफिशिएंटली यूज करेगा, जिससे तेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा। तेरे कुछ कॉस्ट इंक्रीज होंगे, किससे, एनवायरमेंट रिलेटेड तेरे कॉस्ट इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल अप्रूवल का कॉस्ट है, नई मशीनरी सेटअप करने का कॉस्ट है, लेकिन तू टेंशन मत ले, गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है ऐसी कॉस्ट में, तो तेरा तो फायदा ही है, तेरे कॉस्ट कम होंगे, कुछ कॉस्ट बढ़ेंगे जिसका गवर्नमेंट तुझे बेनिफिट दे देगी। तो तू टेंशन मत ले, तेरे कॉस्ट तो कम ही होंगे। और कॉस्ट ऑफ फेलियर, अगर गलती से भी कुछ भी गड़बड़ हो गई
तो एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया तो तेरे को सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं। ये मैं उसको समझा रहा हूँ, कौन किसको, जो मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट उस कंपनी का जो एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक, हाउ एनवायरमेंटल कंसर्न विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। इतना एक बार पढ़ लो, मैं पानी पी के कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हाउ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस, वाई ई एम, ये ज्ञान की बातें थी। अब काम की बातें, कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कॉस्ट को अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कॉस्ट को अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। ज्ञान की बातें कर ली, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्यों कर रहे हैं। अब काम की बात की, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एंड कंट्रोल और अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्लासिफिकेशंस दिया गया है, ये जेनरिक क्लासिफिकेशन और ये है अदर क्लासिफिकेशन, ठीक है। जेनरिक क्लासिफिकेशन में दो टाइप के क्लासिफिकेशन दिए, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो मेरे पीएनएल को हिट करता है या जो मैं इनकर करता हूँ उसको इंटरनल बोलते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट द पीएनएल और इनकर्ड बाय द कंपनी। उसमें क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव सिस्टम्स, मैंने नई मशीन लाया तो उसकी कॉस्ट, वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट टू टेक बैक प्रोडक्ट्स, पार्ट्स फॉर रिसाइकलिंग। जैसे आपको आपको पता हो, अमूल जो है वो अपनी जो प्लास्टिक बैग्स है उसको रिकलेक्ट करके रिसाइकल करता है, तो उसकी कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, फाइन्स, फीस, टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग परमिट्स और अप्रूवल्स, डीकमिशनिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने ऑयल रिग रखी थी, ठीक है, समुद्र के बीच में। अब मैंने ऑयल रिग को ऑपरेट कर लिया, सारा ऑयल निकाल लिया, अब वो जो सरफेस है ओशन का उसको री एस्टैब्लिश करने के लिए अगर कोई डीकमिशनिंग या रिस्टोरेशन कॉस्ट है, वो भी मेरा पीएनएल को हिट करेगा। तो दीज आर माई इंटरनल कॉस्ट। उसके सामने एक्सटर्नल कॉस्ट जो सोसाइटी बेयर करती है, किसके कारण, मेरे कारण, कॉर्पोरेशन के कारण। कॉस्ट दैट आर बोर्न बाय द सोसाइटी ड्यू टू एक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसमें कार्बन एमिशन आ गया, एक्सेसिव यूजेज ऑफ एनर्जी एंड वाटर आ गया, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन आ गया, हेल्थ केयर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे गैसेस लीक हो गए मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जिससे आजू बाजू में बीमारी फैल गई, हेल्थ केयर कॉस्ट, सोशल वेलफेयर कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट कौन बेयर करती है, सोसाइटी। किसके कारण, मेरे कारण, ठीक है। कौन हूं मैं, कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट क्या करेगी पता है, इन सारी चीजों पे टैक्स, फाइन्स, फीस, पेनल्टीज लगा के इसको कन्वर्ट कर देगी इंटरनल में। गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस ऑन दिस कॉस्ट एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू इंटरनल कॉस्ट। तो इंटरनल कॉस्ट क्या होता है, जो पीएनएल को हिट करती है। एक्सटर्नल पीएनएल को हिट नहीं करती, वो सोसाइटी बेयर करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी इसमें और बोलेगी अब तू बेयर कर, ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। सो दिस वॉज जेनरिक क्लासिफिकेशन अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब तीन लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए रखे हैं। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हेंजन मेंडोजा का। इन दो लोगों ने चार कैटेगरी में एनवायरमेंटल कॉस्ट को बाइफरकेट किया है और इन लोगों ने चुराया है सीओक्यू मॉडल से। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल करके एक मॉडल आता है जिसमें चार टाइप की कॉस्ट आती है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। हेंजन मेंडोजा ने इस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल को अप्लाई किया कहाँ पे, एनवायरमेंटल कॉस्ट में। सर प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो मैं इनकर करता हूं टू प्रिवेंट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिवेंटिव इक्विपमेंट ले लिया, है ना, मैंने पॉलिसीज बना ली, मैं एनवायरमेंटल ड्रिवन आर&डी, मैंने अपनी प्रोसेस में आर&डी किया, मैंने अपना जो प्रोडक्ट का डिजाइन फेज था उसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिससे मेरा जो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन या एनवायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया। कॉस्ट इनकर टू प्रिवेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। अप्रेजल, मैंने ये सब तो इंप्लीमेंट कर दिया है लेकिन उसका रेगुलर अप्रेजल, रेगुलर कंप्लायंस चेक, रेगुलर ऑडिट, उसको बोलते हैं सर अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट इनकर टू एंश्योर दैट द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी एंड अदर स्टैंडर्ड्स। प्रिवेंटिव में मैंने सब कर दिया, गवर्नमेंट ने मुझे तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का बोला है, वो मैंने कर दिया। अब मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ कि मैं इन पॉलिसीज से कंप्लायंट हूँ या नहीं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कंटेमिनेशन टेस्ट, ऑडिट, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, टू अवॉइड फाइन्स एंड पेनल्टीज। यहाँ इन दो केसेस में मैं अच्छा बच्चा हूँ। क्यों, मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा कोई एनवायरमेंटल का एडवर्स इम्पैक्ट हो ही ना। एक तो मैं प्रिवेंटिव हूँ और एक मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ। इसमें मैं गंदा बच्चा हूँ। क्यों, इंटरनल फेलियर, मैंने वेस्ट जनरेट कर दिया या मैंने कंटामिनेंट्स जनरेट कर दिया अपने प्रोडक्शन से, लेकिन अभी तक उसको एनवायरमेंट में रिलीज नहीं किया, तो मैं गंदा बच्चा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गंदा बच्चा हूँ। नॉट डिस्चार्ज इन द एनवायरमेंट, कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस कंटामिनेंट्स एंड वेस्ट बट नॉट डिस्चार्ज इन द एनवायरमेंट, रिसाइकलिंग, डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे तो मैं एकदम ही गंदा बच्चा हूँ एक्सटर्नल फेलियर में। क्यों,
कॉस्ट इनकर्ड टू परफॉर्म एक्टिविटीज आफ्टर डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू एनवायरनमेंट, सब कांड कर दिए। अब मुझे उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, क्लीनिंग अप कंटामिनेटेड सॉइल, रिस्टोरिंग लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट। ये मैंने जब नुकसान कर दिया, अब मैं नुकसान को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये इन दोनों केसेस में मैंने नुकसान किया है, लेकिन इसमें थोड़ा कम किया है, क्यों, एनवायरमेंट पे कुछ हुआ नहीं है, एंड इसमें तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आ चुका है। तो हेंजन मेंडोजा ने 4 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर, ठीक है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी एनवायरमेंटल कॉस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सा? कन्वेंशनल कॉस्ट, पोटेंशियली हिडन, कंटिंजेंट एंड इमेज एंड रिलेशनशिप कॉस्ट। कन्वेंशनल कॉस्ट क्या बोलती है कि भाई मैं प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, यूटिलिटीज वगैरह यूज करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कभी एनवायरमेंटल नजरिए से देखा ही नहीं। मैं अगर रॉ मटेरियल को कम यूज करूंगा, अगर रॉ मटेरियल को मैं कम यूटिलाइज करूंगा, तो उससे क्या होगा? फायदा होगा ना एनवायरमेंट को, कॉन्शियसली यूज करूंगा तो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलती है कि जो कन्वेंशनल कॉस्ट है उसको तुम लोग एक एनवायरमेंटल नजरिए से सोचो। क्या बोलता है? रॉ मटेरियल, पावर, यूटिलिटीज एक्सेट्रा, दीज आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल कॉस्ट, हाउएवर मेकिंग लेस यूज ऑफ मटेरियल एनर्जी इज प्रेफरेबल। तो इन कॉस्ट को आप एनवायरमेंटल नजरिए से देखो और ट्राई करो कि इसमें भी आप कुछ बेनिफिट ला सको। पोटेंशियली हिडन कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट ओवरहेड्स के साथ क्लब हो जाती है, कॉस्ट दैट आर जनरली गेटिंग क्लब्ड विद ओवरहेड्स एंड गेट ओवरलुक्ड। मतलब कोई फाइन्स भर दी, फीस भर दी, पेनल्टीज भर दी, ठीक है, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में तो मैं ओवरहेड्स में उसको क्लब कर दूंगा, लेकिन इस पे स्पेसिफिक फोकस करो एंड ट्राई के ये अब की बार ना हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी और वॉलंटरी कॉस्ट ये ना हो, क्यों? ये दीज आर हिडन कॉस्ट, ये ओवरहेड्स में क्लब हो जाती है, तो इसको बाहर निकालो। कंटिजेंट कॉस्ट जो फ्यूचर डेट में मैं इनकर करूंगा, फॉर एग्जांपल क्लीन अप कॉस्ट एंड इमेज एंड रिलेशनशिप कॉस्ट, दीज आर इनटेंजिबल कॉस्ट, मतलब इससे डायरेक्ट इंपैक्ट कोई नहीं हो रहा है, लेकिन दिस इज एंसिलियरी टू माई एफर्ट्स फॉर environmental betterment, for example cost of preparing reports. This costs that are intangible or affect the perception of stakeholders. मैंने एड्स चलाए, मैंने एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स बनाए, क्यों? इमेज बनाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो इससे एनवायरमेंट में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, मैं ऐड दूंगा तो एक ट्री उग नहीं जाएगा, बट इससे इंपैक्ट होता है एंड इट इज इंटेंजिबल, इनडायरेक्ट इंपैक्ट। यूएन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है? दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ वेस्टेड रिसोर्सेज। मतलब ये आप अच्छा काम कर रहे हो एंड ये आप बुरा काम कर रहे हो, दोनों आपकी कॉस्ट है। प्रिवेंशन करो, प्रोटेक्शन करो एंड वेस्ट हुआ तो, इनएफिशिएंसी हुआ तो इट इज ऑल्सो योर कॉस्ट, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। जेनरिक क्लासिफिकेशन देखा, हेंजन मेंडोजा देखा, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी देखा एंड यूएन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 4 पार्ट्स में हमने इसे देखा। अब लास्ट पार्ट, काम कीजिए इसका दूसरा पार्ट, अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन कॉस्ट की। आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? 4 मेथड बोली गई, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ध्यान देना, इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस में इनपुट जा रहा है 100 kg, तो आउटपुट भी 100 kg ही होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आउटपुट 80 kg है तो 20 kg गया किधर, उसको आइडेंटिफाई करो, अकाउंट फॉर करो, आइडेंटिफाई करो, अकाउंट फॉर करो। क्या बोलता है? दिस टेक्निक रिकॉर्ड्स मटेरियल इनफ्लोज एंड बैलेंसेस इट विद द आउटफ्लोज एज व्हाट गोज इनटू द प्रोसेस मस्ट कम आउट। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई 100 kg गया, 80 kg आउटपुट आया, तो 20 गया किधर? सपोज उसमें से 5 kg मैंने स्क्रैप कर दिया, तो 15 kg टू बी अकाउंटेड एज वेस्ट, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको डायरेक्ट पीएनएल में हिट नहीं करना है, इसको अकाउंट फॉर करना है, कैसे? वेस्ट की तरह, ठीक है। नाउ सेकंड, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस जैसा ही है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। वापस से इनपुट आउटपुट एनालिसिस है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हर एक जो मेरा हायरार्की में हर एक जगह पे कितना मटेरियल जा रहा है, क्या वैल्यू है, क्या क्वांटिटीज है, उसको देख के पूरे फ्लो का अकाउंटिंग करने को बोलते हैं फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? दिस मेथड ऑल्सो कंसिडर्स, ऑल्सो क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट तो हो ही रहा है कंसिडर, also considers the organizational structure along with the material inflows. This method looks at the physical quantities involved, their cost and their values. ठीक है, 3 कैटेगरीज में इसको ये मेथड जो फ्लो को डिवाइड करता है। नंबर 1 मटेरियल, जो क्या मटेरियल है, कितना वैल्यू है, क्या उसका कंपोजिशन है वगैरह। सिस्टम एंड डिलीवरी मतलब प्रोडक्शन सिस्टम एंड डिलीवरी सिस्टम। एंड डिस्पोजल, वैल्यूज एंड कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दोज फ्लोज इज देन कैलकुलेटेड। इस पूरे फ्लो में क्या वैल्यू ऑफ मटेरियल गया, क्या बाहर निकला, वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
एम ऑफ फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू reduce the quantity of materials and have a positive impact on the environment. समझ में आई बात? फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग इज लाइक इनपुट आउटपुट एनालिसिस बट एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नॉर्मल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो हम करते ही है, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग हमें क्या करना है? तो सारी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है. एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट, एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट. एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट मतलब डायरेक्ट एनवायरमेंट पे इंपैक्ट करती है वैसी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्योरिफिकेशन प्लांट ले लिया, सीवेज प्लांट ले लिया, तो उस कॉस्ट को मैं डायरेक्टली इस कॉस्ट सेंटर में अलोकेट कर सकता हूँ. तो दीज आर एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट. एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट ओवरहेड्स के साथ क्लब हो जाती है. कॉस्ट दैट आर हिडन इन जनरल ओवरहेड्स एंड डू नॉट डायरेक्टली रिलेट टू जॉइंट कॉस्ट सेंटर. फॉर एग्जांपल इंक्रीज डेप्रिसिएशन और लेबर कॉस्ट. इसका क्या करना है? एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट को जनरल ओवरहेड्स में से खींच के बाहर निकालना है, उसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है एंड उन प्रोडक्ट्स में अलोकेट करना है जिन प्रोडक्ट्स की वजह से वो कॉस्ट इनकर हो रही है, जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऑलरेडी करते थे. एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम जनरल ओवरहेड्स एंड ट्रेस टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. द कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. कॉस्ट ड्राइवर आर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कहाँ पे? एनवायरमेंट पे. एंड देन दिस शुड गिव अ गुड, ये भाई, this should give a good attribution of environmental cost to individual products and should result into better control. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलता है एनवायरमेंटल कॉस्ट को पूरी लाइफ साइकिल में जितनी भी कॉस्ट आप कंसिडर कर रहे हो उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी कंसिडर कर लेना. तो ये आपका अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट की 4 टेक्निक्स हो गई. ये एडिशनल रीड्स है जहां पे बाहर की कंपनी ईएमए के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है वो है. फर्दर एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट दिया है एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए, ये आप खुद पढ़ लेना, एग्जाम के लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, मैंने 2 दिए हैं, ये बहुत फालतू एग्जाम्पल है, आप खुद करना, ये मैं आपको करा. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1. A chemical company produces two chemical SX and ZX. Environmental activities and cost associated with two chemicals are as follows. Units produced दिया है, packing material, energy usage, toxin releases and pollution control machine hours दिया है. Packing material और तो ये सारा मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया है, ये सारे कॉस्ट दिए और बोला क्या है, कैन कैलकुलेट एनवायरमेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम. देख के लग रहा है कि दिस इज एबीसी प्लस एनवायरमेंटल कॉस्ट का क्वेश्चन. क्यों? सारी सारी कॉस्ट दिए, सारी एक्टिविटीज दिए. ठीक है, जो प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है उसको ज्यादा अलोकेशन होगा, जो कम कर रहा है उसको कम होगा. सिंपल. कॉस्ट यहीं से मैंने ले ली, पैकिंग मटेरियल, एनर्जी, फाइन्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है, जो 3,60,000 है उसको मैंने रेशियो ऑफ पैकिंग मटेरियल कंज्यूम के बेसिस पे डिवाइड किया है. कितना? 80:40 के रेशियो में. तो 80 मतलब एस एक्स ज्यादा पैकिंग मटेरियल कंज्यूम कर रहा है तो उसका ज्यादा अलोकेशन होगा, इसका कम होगा. ठीक है, एनर्जी कॉस्ट को मैंने एनर्जी कंजम्पशन के रेशियो में डिवाइड किया है. फाइन्स फॉर रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, मैंने 48,000 का फाइन पे किया था तो मैंने रेशियो ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज के रेशियो में उसको डिवाइड किया है. एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को मैंने रेशियो ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे डिवाइड किया है. टोटल लगा लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, और ये तो आप खुद ही करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं. सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि विच कॉस्ट आर प्रिवेंशन कॉस्ट. मैंने आंसर दे दिया आपको. ठीक है, इधर आप एक बार देख लेना. तो यहाँ पे हमारा ईएमए एंड स्पेशलाइज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पूरा खत्म होता है. एबीसी देखा हमने सबसे पहले, फिर थ्रूपुट देखा, फिर हमने टारगेट कॉस्टिंग देखा, फिर लाइफ साइकिल एंड लास्ट में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और हर एक टॉपिक के 2-3 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए. ठीक है, दिस कंप्लीट्स अ मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस, स्पेशलाइज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. इसके बाद इससे बड़ा चंक आने वाला है विच इज माई डिसीजन मेकिंग. सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये एक बार सारे यूनिट्स आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना एंड डिसीजन मेकिंग हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत कुछ नया सीखने मिलने वाला है. ठीक है, ये सब कुछ रिवाइज कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना. टिल देन पढ़ते रहो. टेक केयर, बाय.